नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजीव कुमार झा न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं दिल्ली में आया हूं श्री अशोक चंचल जी के घर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे अशोक चंचल जी, तो अशोक चंचल जी मिथिलांचल के बहुत ही बड़े गीतकार, गायक, संगीतकार और पटकथा भी लिखते हैं। तो अशोक चंचल जी से आज मुलाकात करते हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए मिलते हैं अशोक चंचल जी से। जी नमस्कार राजीव जी। और बहुत दिनों के बाद आज फिर से आपसे मुलाकात हुई। जी। न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप मेरे पास आए हैं। मैं सबसे पहले संपूर्ण मिथिलांचल वासी को नमस्कार करता हूँ। मेरी भाषा, मेरी मातृभूमि मिथिलांचल रही है, भाषा मैथिली रही है। और न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों का मैं एक बार स्वागत करता हूँ। आप कुछ मुझसे समझने और पूछने आए हैं, तो यही शुरू किया जाए। बताइए क्या कहना। फिलहाल अभी सबसे पहले कि अभी के संगीत और जो आपके समय का संगीत था, जब आप ऑडियो कैसेट के समय में भारत के बहुत ही जाने माने कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उस समय का दौर इस समय का दौर में क्या फ़र्क देख रहे हैं। बहुत फ़र्क है। मैं जब शुरू किया था मैथिली गायन से, तो उस समय मैं यूं ही गांव के स्टेज पे या गांव के अगल बगल में कहीं कहीं कार्यक्रम हुआ करता था, तो गांव के कुछ लोग मुझे ले जाया करते थे उस स्टेज तक। और मेरी पहली कैसेट्स की जब शुरुआत हुई, तो मिथिलांचल की एकमात्र कंपनी थी नीलम कैसेट्स। और नीलम कैसेट से ही मैथिली के सारे कलाकारों की शुरुआत हुई। मैं भी उसमें से एक था और वहीं से अपने संगीत की यात्रा मैंने शुरू की। आपका संगीत क्षेत्र में आना कैसे हुआ और आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, ये भी हमारे दर्शक को बताएं। जी, मैथिली क्षेत्र की शुरुआत तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि मैं अपने गांव से और अपने गांव के अगल बगल के गांवों से ही शुरू किया था। जहाँ तक मेरे गांव के बारे में, तो मेरे गांव का नाम है दुल्हा, जो बिस्फी प्रखंड मधुबनी जिला अंतर्गत आता है। और बिस्फी सभी जानते हैं कि बिस्फी कवि कोकिल विद्यापति का जन्म स्थान है, जहाँ बगल में ही मेरा गांव है दुल्हा, और मैं वहीं का निवासी हूँ। आपका पहला गाना कौन सा था। जी, सबसे मेरी मैथिली में शुरुआती गाना दुमका में झुमका है रौनन, ये मेरा पहला गाना था। आप बीच में बहुत दिनों तक संगीत लाइन से साइड होकर रखे थे, कटे हुए थे, उसका मुख्य कारण क्या था। मैं अब मैथिली क्षेत्र के पुराने कलाकारों में हूँ, यानी बुजुर्ग हो चुका हूँ। और बहुत नए नए बच्चे मैथिली क्षेत्र में आए हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अच्छे अच्छे गीतकार हैं। तो कुछ दिन अपने को एकाग्र चित्र अलग रखकर देखना चाहता था कि बाजार में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मिथिलांचल के लिए नया नया किया जा रहा है। और वही देखने, सुनने और समझने के लिए कुछ दिनों तक अपने को इससे अलग कर लिया था। मैथिली गीत संगीत को और भोजपुरी गीत संगीत को आप किस नज़र से देखते हैं। भोजपुरी तो हमारी मौसी है और मैथिली हमारी माँ है। तो माँ और मौसी में फर्क कहाँ, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। भोजपुरी भी अपने शीर्ष ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है, जो पूरे विश्व में गाया और सुना जा रहा है। और मैथिली, हमारा क्षेत्र जरूर छोटा है, लेकिन साहित्य से हम बहुत ही मजबूत हैं। और
हम अपने भाषा को के गीतों को लेकर के भी चल रहे हैं। हमारे नए नए सभी कलाकार मैथिली की ऊंचाइयों को बढ़ा रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैथिली और भोजपुरी को आप किस नज़र से देखते हैं? मैथिली भोजपुरी को किस नज़र से देखते हैं ये मैं समझ नहीं पाया। मैथिली भोजपुरी के संगीत को हम किस नज़र से देखते हैं ये कह सकता हूँ मैं। तो भोजपुरी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। भोजपुरी अपने सर्वोच्च ऊंचाइयों पर संगीत के माध्यम से है, पूरे विश्व में इसे सुना जा रहा है। हमारा क्षेत्र थोड़ा छोटा है, लेकिन साहित्य में हम फिर सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर हैं। हमारा साहित्य बहुत मजबूत है और हम अपने स्तर से अपने गायकी को, संगीत को और फिल्मों को लोगों के सामने परोस रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैथिली भोजपुरी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है और मैथिली इंडस्ट्री काफ़ी छोटा है, तो देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जो बताएं, आज तक अष्टम सूची में शामिल नहीं है और मैथिली अष्टम सूची में शामिल है। उसके बाद जो भोजपुरी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका श्रेय किसे देते हैं? और मैथिली इंडस्ट्री जो भोजपुरी की तरह ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जो मैथिली का एक से एक धुन जो है हिंदी फिल्म में भी उपयोग किया गया है। मैथिली की साहित्य बहुत सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है और पुराने कलाकारों से, गीतकार गायकों से लेकर के आज तक के कलाकार, गीतकार, लेखक जितने भी हैं, अपने मैथिली के इसी साहित्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय अन्य भाषाओं के लोगों में नहीं हो रहे हैं जैसा कि भोजपुरी हो रहा है। उसका कारण एक ये भी है कि मैथिली साहित्यिक भाषा है, थोड़ा कठिन है और हम कभी भी अपने साहित्य को छोड़ करके और चीज़ों को गाना बजाना पसंद नहीं करते। क्या आपको लगता है कि दो अर्थी ये गाना गा के ही कलाकार अपना नाम फेम कमा सकता है? दो अर्थी गाना कोई नई बात नहीं है राजीव जी। पहले भी साहित्यिक रूप से जब गीत लिखे जाते थे उस समय भी दो अर्थ हुआ करता था और आज भी दो अर्थी है। अंतर इतना है कि आज के दो अर्थी में वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है और पहले ये साहित्यिक रूप से हुआ करता था। एक्शन। राजीव जी, आपने बड़ी बातें अभी कही, कुछ अच्छी बातें भी कही। भोजपुरी ग्रोथ कर रहा है, भोजपुरी बहुत ज़्यादा फैला हुआ मार्केट है। उस भाषा को समझने में लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैथिली एक साहित्यिक भाषा है। और साथ में आपने ये भी कहा कि मैथिली अष्टम अनुसूची में आ गया, जबकि भोजपुरी का इतना विस्तार रूप है और वो अष्टम अनुसूची में नहीं आया। तो इसका तो साधारण सा जवाब हमारे और कलाकारों ने दिया है और मैं भी आज दे रहा हूँ कि भोजपुरी की अपनी कोई साहित्य नहीं है, उसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि साहित्यिक रूप से मैथिली बहुत मजबूत है, बहुत सुदृढ़ है और मैथिली की अपनी मिथिलाक्षर लिपि है। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने कुछ नियम बनाए हैं कि किस तरह से अष्टम अनुसूची में आया जा सकता है और यही कारण है कि हमारी अपनी लिपि है, हमारा एक बृहत साहित्य है, तो हम अष्टम अनुसूची में आए। धुन नकल करने की बात, तो हमेशा से धुन का नकल होता रहा है। 50 वर्षों पहले की बात याद है कि अन्य भाषा के लोकप्रिय जो गीत होते हैं उसे अन्य भाषाई गायक गायिकाएं गाते रहे और आज भी ऐसा हो रहा है। अब नए क्रिएशन की बात हुई तो
नए क्रिएशन के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए, संगीत की जानकारी होनी चाहिए और उसके लिए समय भी देना जरूरी होता है। कोई भी लेखक, गीतकार, गायक जब तक इसके लिए नॉलेज नहीं प्राप्त करेंगे, समय नहीं देंगे, तो नया क्रिएशन नहीं होगा। हाँ ठीक है, नया क्रिएशन कभी कभी चलता, कभी कभी नहीं चलता, लेकिन क्रिएशन तो करना पड़ता है। अब रही बात कि हमारे धुनों का नकल भी तो बॉलीवुड वालों ने किया है, अन्य भाषाई भी किए हैं, तो ये चलता रहेगा। धुन नकल करना कोई नई बात नहीं है। जी, आपने ये बात बहुत अच्छा बोले हैं कि धुन नकल हो रहा है, लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ। जिस तरह देखा जाए भोजपुरी को हमेशा आज के डेट के जो लोग एक अश्लील के भाव से ही देखते हैं, लेकिन जिस तरह से मैथिली में आपने एक से एक गीत लिखे हैं, अभी भी आदमी उस गीत को याद करते हैं, उस गीत को गाते हैं। क्या आने वाला समय में फिर वो दौर आएगा जो अच्छे गीत को आदमी दिल से लगा के सुने? क्योंकि आज के दौर में गीत काफ़ी सारे आता है, एक दिन के बाद वो गायब हो जाता है, लेकिन आपने काफ़ी सारी जो रचना की है आज भी वो गीत को हम लोग याद करते हैं। एक से एक, जैसे राम बाबू झा जी का बोले हैं धूप दीप माला, दुमका में झुमका, इन्हें कई सारे भोजपुरी गायक ने भी गाए हैं। और ये जो गाना आपका दुमका में झुमका है, जहाँ तक मुझे पता है भोजपुरी फिल्म में भी यूज किया गया है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि अपना मैथिली संगीत को आदमी यूज करते हैं, लेकिन अभी के जो नए जनरेशन के संगीतकार हैं, गीतकार हैं, वो लोग कोई भी गाना हिट होता है उसको सीधा पैरोडी कर देते हैं, न उसमें कुछ क्रिएशन करते हैं। तो कुछ कलाकार ऐसे भी हैं मिथिलांचल में जो क्रिएशन करते हैं, कॉपी करते भी उसको भी क्रिएशन करते हैं, लेकिन 90% जो भी कलाकार है सिर्फ उसी को लिपापोती कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो आपसे बता ही दिया ना कि इसके लिए नया क्रिएशन करना और नए क्रिएशन के लिए मेहनत लगता है, जो लोग करना नहीं चाहते। नॉलेज का भी कभी कभी अभाव होता है, जिसके चलते नया क्रिएशन नहीं होता है। तो इस बातों पे मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। लोग नया क्रिएशन करें, नए नए धुनों को अपनाएं, नए धुनों को बनाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं, बस। और क्या, क्रिएशन करना है। कभी चल भी सकता है, कभी नहीं भी चल सकता है, लेकिन क्रिएशन तो होनी चाहिए। अभी तक आप कितने भाषा में गाना लिख चुके हैं? नहीं, मैं कभी भी ज़्यादा भाषा में नहीं गया। मैं मुख्य रूप से मैथिली का ही गीतकार और गायक हूँ। दो चार मैंने हिंदी भी लिखे हैं, कुछ भोजपुरी भी लिखे हैं, लेकिन राजीव जी मैं बता दूं कि मैं मुख्यतया मैथिली गीत संगीत में ही रहा हूँ। अभी के जो दौर के कलाकार हैं जो नाम कमा रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के समय में जो कलाकार थे हमेशा नम्र हुआ करते थे, लेकिन आज के कलाकार का एक गाना हिट होता ही नहीं कि खुद को स्टार कहते हैं, सुपरस्टार कहते हैं। क्या ये कहना सही है? नहीं, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पहले के कलाकार विनम्र होते थे, आज ऐसा नहीं है, ये कहना भी गलत होगा। सभी विनम्र हैं, समय के दौर से सभी चल रहे हैं, और विनम्रता आज नहीं है ऐसी बात नहीं है, आज भी है। इस बातों को मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा। और ये तो हम अपने घरों में भी बच्चों को सिखाते हैं कि विनम्र बनो, तो आज के कलाकार भी इस चीज़ को समझें, इसमें क्या बुराई है। भोजपुरी के मशहूर गीतकार श्री विनय बिहारी जी ने मैथिली को एक छोटा सा संतरा का नाम दिया और भोजपुरी को उन्होंने फुटबॉल कहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विनय बिहारी जी ने जो कहा कि मैथिली संतरा है और भोजपुरी फुटबॉल है, मैं इस बात पे नहीं जाता कि उनके शब्द क्या थे, मैं उनकी भावनाओं पे जाता हूँ। वो ये कहना चाहते थे कि मैथिली का क्षेत्रफल छोटा है और भोजपुरी उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है। ईश्वर करे उनकी भी भावना कहने की यही रही हो। छोटा बड़ा की बात यहाँ नहीं है। हाँ,
हमारा क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन हम साहित्य से बहुत बड़े हैं। और मैं कुछ हट के आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मैं काफ़ी सालों से अपने न्यूज़पेपर पे भी मुद्दा उठा रहा हूँ और हमेशा उठाता ही रहूँगा। पहला मेरा मुद्दा यह है कि विद्यापति समारोह होता है तो उस पे विद्यापति जी का ही ज़्यादा गीत होना चाहिए, उस पे फुहर गीत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हम मिथिला रत्न देते हैं उसका एक सम्मानजनक राशि होना चाहिए, जो मिथिला विभूति देते हैं उनका एक सम्मानजनक राशि होना चाहिए। जिन्हें मिथिला रत्न मिथिला विभूति मिला हुआ है उसे अश्लील गीत नहीं गाना चाहिए। इसका मैं आवाज़ हमेशा उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो आवाज़ उठ रही है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और जितने भी कलाकार हैं या संस्था वाले हैं इस मुद्दा को उठाते तो सभी हैं, लेकिन कर्म के रूप में वो नहीं आ पाता है। अब रही बात कि विद्यापति पर्व समारोह में सिर्फ विद्यापति की गीत हो, तो ये असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन है, क्योंकि विद्यापति पर्व समारोह, विद्यापति हमारे परम सम्माननीय हैं, उनके नाम से कार्यक्रम होता है, लेकिन उसमें मैथिली गीतों की भी हिस्सेदारी होती है। सिर्फ विद्यापति गीत को अगर गाना हो तो फिर वो एक अलग से कार्यक्रम रखना होगा जिसमें सिर्फ विद्यापति गीत हो, वरना मैथिली के और भी अच्छे अच्छे बहुत गीत हैं, तो सभी गीतों का होना उस कार्यक्रम में जरूरी है। सिर्फ विद्यापति गीत से बहुत ज़्यादा विस्तार हम नहीं दे सकते हैं मैथिली मंच को। तो ये बात रही। अब रही बात, आपने दूसरी प्रश्न की है कि दूसरा प्रश्न आपने किया है कि जिसे भी कोई सम्मान दिया जाता है, चाहे वो मिथिला रत्न हो, मिथिला विभूति हो, जो भी हो सम्मान, उसके लिए कुछ आर्थिक भी समायोजन होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी उन्हें सम्मानित किया जाए। ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन ये निश्चित रूप से तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संस्था गरीब संस्था भी होती है, अमीर संस्था भी होती है। अब ये तो निर्भर करता है उस संस्थाओं पे कि उस आर्थिक रूप से कितना सम्मान वो किसे दे सकते हैं, किस कलाकार को दे सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बात बोले हैं कि संतरा और फुटबॉल के बारे में, तो विनय बिहारी जी आपको जवाब मिल गया होगा कि संतरा और फुटबॉल के बारे में इस पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। और आप दोनों विद्वान हैं, दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, आप भोजपुरी के हैं और चंचल जी मैथिली संगीत जगत से हैं, तो आप दोनों को जवाब मिल गया होगा। और आगे हम बढ़ते हैं कि नहीं राजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम दोनों एक ही क्षेत्र से हैं। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं कि मैथिली अगर हमारी माँ है तो भोजपुरी हमारी मौसी है। हम दोनों एक ही क्षेत्र के निश्चित रूप से हैं। हमारा भाषा, हमारी भाषाएं, हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां सभी एक दूसरे से मिलती जुलती है, और हम अपनी भाषा को लेकर के लिखते हैं, गाते हैं। विनय बिहारी जी तो बहुत यशस्वी गीतकार रहे हैं, उनकी अपनी एक बहुत ही अच्छी पहचान रही है। मैं हमेशा चाहूँगा कि इस तरह का कमेंट ना हो, लेकिन मैं अभी भी फिर से दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ कि उनकी भावनाएं ऐसी नहीं थी, उन्होंने उदाहरण गलत ढंग से दे दिया। जी, आपको जवाब मिल गया होगा। और आते हैं कुछ एक प्रश्न पे, जैसे कि बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री बना है, अब यूपी में बन रहा है, क्या बिहार में भी फिल्म इंडस्ट्री बनना चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, बिहार में भी बननी चाहिए। और आप इतिहास को उलट कर देखें तो भारत के सांस्कृतिक सांगीतिक क्षेत्र में हमेशा से बिहार का बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी रहा है, चाहे वो बॉलीवुड हो या कोई भी भाषाओं के गीत रहे हों।
कभी आप देखेंगे कि गायक तो किसी अन्य भाषा का है, किसी अन्य राज्य का है, लेकिन उसके बैक में काम करने वाले म्यूजिशियंस एक से एक बिहार के होते हैं, डायरेक्टर बिहार के होते हैं, हीरो कहीं और का होता है। तो बिहार में भी ये इंडस्ट्रीज बने, निश्चित रूप से बिहार के सांगीतिक और सांस्कृतिक विरासत को इससे एक नई पहचान मिलेगी। एक सवाल आज से नहीं, काफ़ी सालों से मैं मुद्दा उठाया हूँ और शायद मिथिलांचल का मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जो इस मुद्दा को उठाया हूँ और इसका मुझे विरोध का सामना भी बहुत करना पड़ा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम विद्यापति समारोह करते हैं तो विद्यापति जी के मंच पे विद्यापति गीत हो, मिथिला से जुड़ी हुई गीत हो, उसमें फुहरता ना हो, अश्लील गीत ना हो, दुअर्थीय गीत ना हो। दूसरा मेरा सवाल यह है कि अगर आप मिथिला रत्न, मिथिला विभूति सम्मान करते हैं, उसका एक सम्मानजनक राशि होना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है ना कि विद्यापति पर्व समारोह में विद्यापति गीत ही हो, लेकिन सिर्फ विद्यापति गीत होने से उस कार्यक्रम को बहुत विस्तार रूप नहीं दिया जा सकता है। इसलिए मैथिली के और अच्छे अच्छे गीत उस पे हो, मैं इसका समर्थक हूँ। और अश्लील गीत तो बिल्कुल ना हो, मैं ये भी चाहता हूँ। अब रही बात सम्मान के बाद संस्था द्वारा उस सम्मानित व्यक्ति को राशि का भी देना, तो ये तो राजीव जी संस्थाओं पे निर्भर करता है कि वो आर्थिक रूप से आर्थिक कितनी राशि का सम्मान किस कलाकारों को दे सकते हैं, वो उन पे निर्भर करता है, उनके सामर्थ्य पे निर्भर करता है। हाँ, सम्मानजनक राशि जरूर मिलनी चाहिए, इसका मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूँ। और ये अच्छा प्रश्न है आपका कि सम्मानित व्यक्ति को सम्मानजनक राशि भी मिले और विद्यापति मंच पे विद्यापति गीत और अच्छे अच्छे गीतों का ही सिर्फ गायन हो। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस प्रश्न का। जी, आपने इसका जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है, जो मैथिली गीत संगीत के लिए दूर दूर तक कुछ नहीं किए, उन्हें कुछ संस्था मिथिला रत्न, मिथिला विभूति से सम्मानित करते हैं। क्या इसका अस्तित्व नहीं गिर रहा है आपके नज़र में? बिल्कुल गिर रहा है, लेकिन ये भी कोई नई बात नहीं है। जो व्यक्ति संस्था में जितना अपना स्थान प्राप्त कर पाते हैं अपने तरीके से, उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ योग्यता के आधार पर ही सम्मानित किया जाए, सम्मानित पद दिया जाए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और बैक साइड से आए हुए लोगों को इस तरह का सम्मान देना निश्चित रूप से यह सम्मान का ही अपमान है। अभी सुनने में आया है कि आप अपने बेटा को भी लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं अपने बेटा को लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। वो बचपन से ही बहुत सुंदर गाता है और अच्छा टैलेंट है। कभी कभी गाने को आता है, कभी कभी फिर इससे दूर हो जाता है, लेकिन अब वो बहुत सुदृढ़ ढंग से इस क्षेत्र में आना चाह रहा है। तो वाकई उसकी गायकी तो अच्छी है, बहुत अच्छा गाता है और 8 वर्ष के उम्र से ही वो मंच कर रहा है, बहुत अच्छा गाता रहा है, लेकिन फिर छोड़ देता है, रेगुलरिटी नहीं रहती है, जिसके लिए अब वो तैयार है कि मैं इस क्षेत्र में आऊँगा और निश्चित रूप से हमसे जो भी सपोर्ट होगा मैं अपने बेटा के लिए तो करूँगा ही। और बहुत जल्दी ही अपने YouTube चैनल पर वो आएगा। अच्छे अच्छे गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छी अच्छी पेशगी हम श्रोताओं के सामने रखेंगे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि बहुत जल्दी ही मेरा बेटा
कृष्ण कुमार भी संगीत के क्षेत्र में संपूर्ण मिथिलांचल वासियों को, और मैं तो कहूँगा कि हिंदी भी वो अच्छा गाता है, तो मैं चाहूँगा कि संपूर्ण देश में वो विख्यात हो। एक बाप होने के नाते मेरा आशीर्वाद भी यही है, मेरी आशा भी यही है, और मेरा उम्मीद भी यही है। चलते चलते आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरी नहीं, मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे कि आपका आने वाला कौन सा गाना है, कौन कौन सिंगर गा रहे हैं, और 2026 में आपका प्लानिंग क्या क्या है संगीत को लेके। मैं प्लानिंग से कोई काम कहाँ कर पाता हूँ राजीव जी, बस लिखता रहता हूँ, गा तो सकता नहीं अब, तो लिखता रहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मिथिलांचल के अच्छे अच्छे कलाकार हमसे गीत लेते हैं, गीत मांगते हैं, और मैं उन्हें गीत दे रहा हूँ। 2026 में भी हमारी यही उम्मीद है कि मैं अच्छे अच्छे गानों को लिख सकूं, अच्छे अच्छे कलाकार उसे अच्छे तरह से पेश कर सकें, लोगों के नाम सामने ला सकें। और निश्चित रूप से एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि 2026 में हमारा बेटा कृष्ण कुमार मंच पे खुले तौर पे गायकी के रूप में आ रहा है। आप सभी के आशीर्वादों की ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ मैं 2026 की शुरुआत किया हूँ। तो अशोक चंचल जी ने अपना 2026 का प्लानिंग बता दी है, और आप लोग जो मैथिल नए उभरते हुए कलाकार हैं, अगर अशोक चंचल से संपर्क करना चाहते हैं तो इसे संपर्क कर सकते हैं। और इनका बहुत जल्द यूट्यूब चैनल भी आ रहा है, और पिछले बार जो मैं इंटरव्यू लिया था और इस बार लिया हूँ न्यूज़ इंडिया की तरफ से, जो हमारा नया चैनल लॉन्च हुआ है। इससे पहले मैथिली पर्सन था, मैथिली पर्सन प्रिंट मीडिया था, अब हम लोग दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं यही बोलूँगा अशोक चंचल जी को कि हमसे बहुत आदरणीय हमारे। तो इनका जो बोले थे कि रविंद्र भवन में पहला मैं गाना गाया था, अगर हो सके तो जो गाना शुरुआत वो किए थे 2 लाइन हमारे दर्शक के लिए गा दें, और हमारा ये जो न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल है इनके लिए कुछ आशीर्वाद दें। राजीव जी, मैंने कहा कि मैं अब एक लाइन भी गा नहीं पाता हूँ, लेकिन अब न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के लिए मुझे गाना पड़ेगा। वो गाना था, साँझ केर रंग में रंग चलई छी यहाँ, कनिया अंगूर ध हमरा चला तो दिया। गीत अही बात के युग युगक भावना, गगन निहुरल जखन हंसी उठल चंद्रमा। पात्र दुधिया ससरि पऊ भरल ने रहे, आँखि केर कोर सौ किछु पिया तो दिया। यही मेरा पहला गाना मंच का था, और वहीं से हमारी संगीत की यात्रा शुरू हुई थी। न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप मुझे सुने, हमारी बातों को सुना, और मैं सभी दर्शकों से फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। राजीव जी, आपका भी विशेष विशेष आभार, धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत। तो ये थे अशोक चंचल जी, आप लोग इनसे मुलाकात कर लिए, रूबरू हो गए। और जैसे कि मैं मैथिली पर्सन पेपर से आप लोग का कलाकार का इंटरव्यू छापा था, अब आप लोग के सामने मैं ये सोशल मीडिया के थ्रू आऊँगा और हर किसी के पास आऊँगा और समाज में जो है मुद्दा उसे उठाऊँगा, और हर कलाकार को अपने अपने बात रखने का यहाँ पे मौका है। और जो कलाकार हमसे जुड़ना चाहते हैं ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।